बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। भारत और एशिया का सबसे पुराना, पहली बात तो ये याद रखनी है इसमें, शेयर बाजार है। स्थापना हुई कब है? 1875 में। ठीक है। 1956 में इसको शेयर बाजार के रूप में मान्यता मिली, मान्यता मिल गई। ठीक है। इसका संवेदी सूचकांक कौन है? इसका संवेदी सूचकांक होता है सेंसेक्स। ठीक है। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स। ठीक है। दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कब स्थापना हुई? 1992 में। स्थापना 1992 में। फेरवानी समिति, फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर स्थापित। ठीक है। फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर। इसका मुख्य प्रवर्तक बैंक कौन सा है? मुख्य प्रवर्तक बैंक कौन सा है? तो आईडीबीआई, सॉरी, आईडीबीआई मुख्य प्रवर्तक बैंक है। इसका संवेदी सूचकांक कौन है? निफ्टी। ठीक है। निफ्टी है इसका। ओके। एक और है ओ टी सी ई आई, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई भाई? स्थापना हुई है 1990 में, 1990 में। उद्देश्य क्या रहा है? कम लागत पर, कम लागत पर नई परियोजना के लिए वित्त जुटाना, वित्त जुटाना एक तो ये है इसका उद्देश्य। इसके अलावा निवेशकों को पारदर्शी, पारदर्शी व कुशल तरीके से ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है। कराना। ओके। एक लिखिएगा साख निर्धारण। साख निर्धारण का मतलब होता है ना, जो कोई व्यक्ति या संस्था, कंपनी, सरकार के ऋण लेने और उसे वापस करने की क्षमता का मूल्यांकन है। कोई व्यक्ति है, कंपनी, संस्था, कोई सरकार भी हो, उसने ऋण लिया है और फिर उसे वो वापस भी कर रहा है। इस क्षमता का जो आकलन होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, वो उसका साख निर्धारण होगा। अब यहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख निर्धारण कंपनी, कंपनियां कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, एक तो कंपनी ये है, एस एंड पी जिसको बोलते हैं, एस एंड पी बोलते हैं इसको। एक है मूडीज, मूडीज,
और एक है फिच। ये तीन कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख का निर्धारण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कौन करती है, या फिर भारतीय साख निर्धारण कंपनी कौन सी है? इसमें हम देखेंगे तो क्रिसिल एक नाम आता है। क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल है। इकरा है, इकरा, ICRA, इकरा है। केयर है, केयर, CARE, केयर। मतलब ये भारत में तीन कंपनियां हैं जो साख का निर्धारण करती हैं। ठीक है। ओके। अच्छा देखो, बजट के बारे में हमने लगभग सब चीजें लिखवा रखी। संवैधानिक प्रावधान क्या थे, उसका इतिहास क्या था, कब से इसकी शुरुआत हुई, वगैरह वगैरह। बजट क्या होता है यहां तक भी बता दिए, बताए हैं। और एक चीज इसमें मेरे ख्याल से नहीं बताए थे, आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन, बजट ऐसे करके लिखो, बजट। विलियम एकवर्थ, विलियम एकवर्थ, विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता वाली, विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर 1924 में 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ठीक है। जिसे जिसे 2017-18 में 2017-18 में समाहित कर दिया गया, समाहित करके पेश किया गया। समाहित करके पेश किया गया। कई बजट कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट ये क्या है भाई? मतलब परफॉर्मेंस बजट, मतलब प्रदर्शन वाला बजट है ना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इसकी शुरुआत लिखो, क्लास में शुरुआत लिखिए। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1975-76 में इसकी शुरुआत हुई है परफॉर्मेंस बजट की। क्या करता है ये? संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। ठीक है, मतलब निष्पादन बजट के माध्यम से हमें किसी भी संगठन का लक्ष्य पता चल सकता है और उसका उद्देश्य पता चल सकता है। इनको कैसे प्राप्त किया जाता होगा? एक बेहतर कार्यनीति भी होती होगी, है ना, एक कार्यनीति। ठीक है, लिखिएगा। यह यह खर्च की गई यह खर्च की गई निधियों से परिणामों खर्च की गई निधियों से परिणामों और अंततः आउटकम क्या बोल रहे हैं सर? आउटकम 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 प्राप्त होने की उम्मीद का संकेत है। इससे लिखवाए थे कि यह लिखवाए थे? यह लिखवाइए। तब ठीक है। प्राप्त होने की उम्मीद का संकेत है।
ठीक है। ये क्या करता है? लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। ठीक है, लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा, राजकीय उत्पाद और लागत को सामने लाना। लागत को सामने लाना निष्पादन बजट है। दूसरा है आउटकम बजट। आउटकम बजट ये क्या है? लिखिएगा, ऐसा बजट जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक जिसमें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रमों को तो विभिन्न के बाद क्या बोले? विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या होता है ना, एक लिख सकते हैं हम लोग, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसका प्रयोग बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, हो गया। यस सर। पहला आउटकम बजट कब पेश हुआ था? सॉरी, पारित कब हुआ था ये संसद द्वारा? 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ, संसद द्वारा पारित हुआ ये भी। एक होता है शून्य आधारित बजट। ये क्या होता है? शून्य आधारित बजट क्या होता है? जीरो बेस बजट क्या होता है? लिख लीजिएगा, औपचारिक शुरुआत। औपचारिक शुरुआत कब हुई है? 10 जुलाई 1986। जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय द्वारा ही होगा, है ना? ठीक है, लेकिन विचारधारा कब आई थी? विचारधारा आई 1970 के दशक में। 1970 के दशक में पहला बजट भारत में, जो आम बजट में शून्य आधारित बजट शामिल हुआ, 87-88 में। ठीक है, आम बजट के साथ शुरू हुआ था कब? 87-88 के आम बजट में। ठीक है, मतलब 86 में औपचारिक शुरुआत हुई थी, तो पेश होगा 87-88 वाले बजट में। ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक जो बजट पद्धति चक्र है वो शून्य से ही शुरुआत होती है। सर क्या लिखे हैं लास्ट में? ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रयोग लिखिएगा, सार्वजनिक व्ययों में
कमी लाने हेतु। व्ययों में अपव्ययता में कमी लाने हेतु। ठीक है, अपव्ययता में कमी लाने हेतु। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक है लिंग आधारित बजट। इसमें लिखिएगा हम्म, सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1982 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले वहां किया गया। ठीक है, भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत हुई है 2005-06 के बजट में। ठीक है, होता क्या है ये लिखिएगा। ऐसा बजट जो संसाधनों और कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये जो लिंग आधारित बजट है, मान लीजिए कोई कुछ भी है, जैसे समाज में दो जाति रहती ना, दो समुदाय है, स्त्री और पुरुष, है ना। अब कोई भी नीति लाई जाए, कोई भी कार्यक्रम लागू किया जाए, जाहिर सी बात उनके लिए धन का आवंटन भी होना है। तो उस समाज में स्त्री और पुरुष इनके प्रतिरूपों को समझते हुए जो कार्यक्रम या नीतियां बनाई गई हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए धनराशि का आवंटन किया जाना। ठीक है, यस सर। मतलब ये है, इस तरह से करके जो लिंग आधारित असमानता है समाज में व्याप्त, उसमें कमी लाई जा सकती है। ठीक है, मतलब समाज में ऐसी चीजों का यूज करके जो स्त्री पुरुष समानता स्थापित की जा सकती है। ठीक है, एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। होता क्या है ये राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति? राजस्व प्राप्ति मतलब क्या है? मतलब है सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी जिसकी वजह से सृजित नहीं होती है, जिस प्राप्ति से सरकार पर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में गिरावट आती है, वो होता है राजस्व प्राप्ति। ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती और न ही सरकार की परिसंपत्ति में गिरावट आती है। ठीक है, सरकार की परिसंपत्ति में गिरावट आती है। ओके, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कर और एक होता है गैर कर। राजस्व प्राप्ति तो लिख ही रहे थे, तो कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति। अब कर राजस्व प्राप्ति क्या है? सरकार जो टैक्स लगाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या फिर कोई और शुल्क, वो सब कर राजस्व में आते हैं। ठीक है, कर राजस्व में जो सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स होते हैं, वो
सब इसी में आते हैं। ठीक है ना? लिख लो। यस सर। प्रत्यक्ष कर लिखो भाई। प्रत्यक्ष कर, आय कर, ऐसे लिख लो, आय, संपत्ति, आय, संपत्ति, निगम, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ, ब्याज, ब्याज, अनुषंगी, अनुषंगी लाभ, ठीक है, और प्रतिभूति, प्रतिभूति, लेन देन, लेन देन, ये प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होते भाई? अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? उत्पाद, लिख लीजिए, उत्पाद, सीमा, सेवा, मनोरंजन, मनोरंजन, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, और बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। क्या होता है? मतलब और भी स्रोत होते हैं, मतलब एक टैक्स ही नहीं है सोर्स सरकार का, सरकार के और भी सोर्स होते हैं जहां से अपनी आय को सृजित कर सकती है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से, सार्वजनिक क्षेत्रों के, सर गैर कर मिल। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ या लाभांश, प्राप्त लाभ या लाभांश। दूसरा भी लिख सकते हैं, सरकार को आंतरिक, सरकार को आंतरिक या बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, सरकार को आंतरिक या बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज। ठीक है, शुल्क और जुर्माने से होने वाली प्राप्ति, शुल्क और जुर्माने से होने वाली प्राप्ति, ठीक है, शुल्क और जुर्माने से होने वाली प्राप्ति, सर बाह्य ऋण से प्राप्त होने वाली। ठीक है। फिर शुल्क और जुर्माने से होने वाली प्राप्ति और वित्तीय सेवाओं से प्राप्त आय, वित्तीय सेवाओं से प्राप्त आय, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? मतलब वो प्राप्तियां जो संपत्ति के विक्रय का फल होती है, मतलब कुछ बेचा गया है उससे प्राप्त कुछ हुआ है, ठीक है, किसी चीज को बेचने के बदले में कुछ हमें मिला है, वो है प्राप्ति हमारी, ठीक है ना, याद रखना। इससे क्या होता है ना, पूंजीगत प्राप्ति में सरकार की संपत्तियां कम होती हैं, सरकार की संपत्तियों में भी कमी आती है, साथ ही साथ सरकार की देयता में वृद्धि भी होती है। संपत्ति में कमी तो आती ही है, साथ ही साथ उसकी देयता में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है, क्या क्या शामिल होता है, लिख लीजिए, विनिवेश, ऋण वसूली, ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, सॉरी, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण सहायता, विदेशी ऋण सहायता, ठीक है, भविष्य निधि जमा, भविष्य निधि जमा, पेंशन फंड जमा, पेंशन फंड जमा, अल्प बचत जमा, अल्प बचत जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्ति, अन्य प्राप्ति, सरकार द्वारा
लिया गया आंतरिक या बाह्य ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण, ये पूंजीगत प्राप्ति में आते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। इसमें कुछ वर्ड्स है ना, वो समझ। कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया आपको? पेंशन फंड क्या होता है ऊपर वाले पेंशन रिटायरमेंट। का मतलब जानते हैं, फंड ये कि नहीं जानते? अब एक टर्म आता है कुल सार्वजनिक व्यय। कुल सार्वजनिक व्यय क्या होता है? कुल सार्वजनिक व्यय क्या होता है भाई? लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारों द्वारा किया जाने वाला व्यय। ठीक है, समझे? सरकारों की जो यहां पे बात है वो केंद्र सरकार की भी बात है, राज्य सरकार की भी बात है और स्थानीय सरकार की भी बात है। मतलब लोगों की सामूहिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय है ना? अब सार्वजनिक व्यय जो होता है ना, वो दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है योजनागत और एक होता है गैर योजनागत। गैर योजनागत, ठीक है, ओके। योजनागत व्यय क्या होता है फिर? अब ये भी एक सवाल है। योजनागत व्यय का मतलब है एक योजना बनाकर खर्च किया जाएगा। और योजना बनाएगा कौन? हम आप जैसे लोग तो नहीं, कोई संस्था बनाएगी तो नीति आयोग, है ना? बात समझे? एक योजना, योजना के आधार पर खर्चा होगा। और इसमें अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग। योजनागत व्यय में क्या क्या आता है? शिक्षा, पेयजल, 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 ठीक है, स्वास्थ्य, आवास, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, ठीक है, और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। योजना नहीं बनाकर खर्च किया जाता है। इसमें लिखिएगा ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, सब्सिडी, रक्षा व्यय, अधूरी योजनाओं पर व्यय, अधूरी योजनाओं पर व्यय, वेतन, पेंशन, ये गैर योजनागत व्यय में शामिल होते हैं। ठीक है, एक चीज चाहे तो लिख सकते हैं, ये जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय था ना, इसको 2017-18 के बजट में समाप्त कर दिया गया। बजट में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समझ गए? इसकी जगह पर फिर क्या आ गया? इसकी जगह पर आ गया राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बात समझे? राजकोषीय नीति किसे कहते हैं भाई? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटा, सब्सिडी, हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन, जिसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, इनसे संबंधित जो भी नीतियां होती हैं उन्हीं को कहा जाता है राजकोषीय नीति। ठीक है, इसमें अगर देखें तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय,
और सार्वजनिक ऋण, ये तीन राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन घटक हैं प्रमुख घटक? करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। ठीक है, जी सर। कि ये राजस्व व्यय होता क्या है? राजस्व व्यय का मतलब है सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले वो अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है, ना सरकार की सेवाओं में कमी आती है। मतलब राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय है, ये सरकार का ऐसा मतलब व्यय है कि जिसमें सरकार के ना तो संपत्ति में कमी आने का वो है, कोई दिक्कत है, ना तो उनकी परिसंपत्ति में कमी आएगी और ना ही सरकार की देयता में कमी आती है। ठीक है, होती हैं। राजस्व व्यय में अगर चीजें शामिल होने की देखें तो इसमें ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, ठीक है, सब्सिडी, सब्सिडी, राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, वेतन और छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। फिर पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय क्या होगा? इसमें सरकार की परिसंपत्ति में तो कमी आती ही आती है, साथ ही साथ सरकार की देयता में भी क्या हो जाती है भाई? जाहिर सी बात है, वृद्धि होगी, है ना। मतलब ऐसा व्यय जिससे या तो सरकार की परिसंपत्ति में व्यय हो या सरकार की देयता में कमी आ जाए। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए तो। सरकार की परिसंपत्ति में कमी आने के साथ साथ सरकार की व्यय में, सरकार के देयता में वृद्धि होती है। निवेश, ऋण, ऋण अदायगी, ऋण वितरण, शेयर खरीद, शेयर खरीद, भूमि भवन, भूमि भवन, मशीन उपकरण पर व्यय। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय है। घाटे की वित्त व्यवस्था देखेंगे, मतलब घाटे के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के घाटे होते हैं? एक होता है बजट घाटा। बजट घाटा मतलब कुल प्राप्ति, है ना, ऋण कुल व्यय। अब इसमें क्या होगा? व्यय अधिक होगा, प्राप्ति कम होगी, तो बजट घाटा रहेगा ही, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। कुल बजट प्राप्ति और कुल व्यय, ठीक है, बजट व्यय मतलब सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्ति से अधिक होता है उस समय, है ना। बजट व्यय सरकार का बजट प्राप्ति से अधिक होता है। जब कुल सार्वजनिक आय में, सॉरी, कुल सार्वजनिक व्यय में से कुल सार्वजनिक प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। समझे? इसी को कुल
सार्वजनिक कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक प्राप्ति। ये भी बजट घाटा है। ठीक है, इतना समझ गए। सर ऊपर वाला नहीं समझे सर जी। कुल बजट प्राप्ति का मतलब है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, सॉरी राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति, और कुल बजट व्यय का मतलब है राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। अगर हम बजट घाटे को इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। यह आपका है बजट घाटा। ठीक है, रिपीट कर दीजिए। राजस्व घाटा ये क्या होता है? राजस्व घाटा क्या होता है भाई? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति को हम राजस्व घाटा कहते हैं। मतलब सरकार के राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से इसका संबंध होता है। पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना है। पूंजीगत वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है इसका सिर्फ राजस्व वाले मामले से लेना देना है। ठीक है, ये हमें याद रखना। अगर राजस्व व्यय अधिक है राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा तो घाटा है, वही राजस्व घाटा हुआ। अगला आता है प्रभावी राजस्व घाटा। सर जैसे हमारा खर्चा ज्यादा है हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान। ठीक है, दिया गया अनुदान, ये प्रभावी राजस्व घाटा है। अभी हमने राजस्व घाटा के बारे में पढ़ा है। राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। मतलब यह भी बोला जा सकता है अगर राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को, मतलब उसके बाद फिर राजस्व प्राप्तियों को भी घटाया जाए तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे देखो राजस्व घाटा यहां पे दिया ना, राजस्व घाटा माइनस ये, तो मतलब पहले से ही राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति है इसमें शामिल। बात समझे? पहले से ही राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति शामिल है, उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, इसी में देख लेंगे। और उसके अलावा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया अनुदान भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये क्या है? इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, बजट घाटा प्लस उधार और अन्य देयता, या तो ये हम कर दें राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस उधार और अन्य देयता जो होती है उसको जोड़ दें, या फिर अच्छा बजट घाटा क्या था?
बजट घाटा क्या? बजट प्राप्ति माइनस कुल बजट व्यय था सर। ठीक है, मतलब कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पे बजट घाटा अगर आपको पता है तो उसके बाद आपका उधार अन्य देयता भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। बात समझे? इतना हमें याद रखना चाहिए। हो गया? इसमें कुल सार्वजनिक व्यय, कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक आय, ठीक है, बात समझे? कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक आय। इसमें लेकिन याद रखना, ध्यान ये रखना किसको शामिल नहीं करेंगे, तो हम शामिल नहीं करेंगे उधार अन्य देयता, अन्य देयता को छोड़कर। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। फिर आता है एक प्राथमिक घाटा। ये क्या है भाई? प्राथमिक घाटा क्या है? बराबर है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यही होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसमें राजकोषीय घाटा क्या बताए थे हम अभी? बजट घाटा प्लस उधार और अन्य देता या अरे भाई, ये तो लिखना ही होगा। हाँ, कुल सार्वजनिक व्यय माइनस कुल सार्वजनिक आय उधार अन्य देयता को छोड़कर, ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है ना? मतलब अगर प्राथमिक घाटा देखा जाए तो चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। जो चालू वर्ष है उस चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा क्या है, और पहले से जो उधारियां ली गई हैं उनके ब्याज भुगतान, मतलब इस साल की जो इस साल का राजकोषीय घाटा है वो, उसके साथ में उधारी जो ली गई थी उनके ब्याज भुगतान में जो ऋणात्मक संबंध देखने को मिलेगा वही हमारा प्राथमिक घाटा होगा। बात समझ में आई? अब क्योंकि अब ये जो राजकोषीय घाटा है इसको आप लिख सकते हैं चालू वर्ष, चालू वर्ष लिख सकते हैं इसको। नहीं सर। लिखिए करारोपण की विधियां। पहला होता है प्रतिगामी, तो पहला है प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर प्रणाली, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, 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 क्या बोलते हैं इसे? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, क्या होता भाई? मतलब इनकम में वृद्धि, इधर इनकम में वृद्धि हो रही है, उधर टैक्स की दर में कमी आ रही। बस समझे? आय में वृद्धि और टैक्स, सॉरी, कर की दर में कमी, कर की दर में कमी, ये प्रतिगामी कर प्रणाली है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, मतलब इसका कहने का है, लिख लीजिएगा चाहे तो, इसका वास्तविक भार, सॉरी, इसमें करों का वास्तविक भार
करों का वास्तविक भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। दूसरी आती है आनुपातिक कर प्रणाली, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ये क्या है? मतलब आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, लेकिन कर की दर में परिवर्तन नहीं, कर की दर में परिवर्तन नहीं। ओके, आय बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन टैक्स रेट में कमी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वो कम होगा ना तो अधिक होगा। ठीक है, मतलब कहने का है जो, क्योंकि सबकी इनकम तो एक जैसी है नहीं, तो विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए जब कर की व्यवस्था, जब कर या टैक्स एक समान हो तो उसी को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं, है ना? यही बोल सकते हैं। मतलब कहने का है, ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप लोग, आय के प्रत्येक स्तर पर, आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है ना? कर की दर एक समान। एक बार रिपीट कर। मतलब क्या है कहने का कि अमीर हो या गरीब, दोनों पर समान कर का बोझ पड़ता है। अगर बोले तो ये न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करता, न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक है, बात समझ गए? ध्यान रखना, एक होता है प्रगतिशील, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? जिसे हम प्रगामी भी बोलते हैं, प्रगामी भी बोल सकते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है। अंग्रेजी में तो यही बोलेंगे, हिंदी में तो ये बोलेंगे। ये क्या है? ये तो लिखा है, फिर लिखा दी। मतलब यहां पे इनकम भी बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी और कर की दर में भी वृद्धि होगी, कर की दर में भी वृद्धि होगी, है ना? तभी प्रगतिशील बनेगा। मतलब अगर देखें इस वाले मामले में कर का भार, मतलब कर का भार अगर देखा जाएगा तो अमीर पर अधिक, अमीर पर अधिक होगा और गरीब पर कम होगा। बात समझे? समझ में आया? अमीर पर अधिक कर का भार होता है, गरीब पर कम होता है। मतलब ये अगर बोले तो ये प्रणाली न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन करती है, न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। भारत में कौन सी प्रवृत्ति है टैक्स की, पता है? एक होता है अवक्रमित, अवक्रमित कर प्रणाली। अब ये क्या है?
इसको बोलते हैं डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम लिख सकते हैं हम लोग इसमें। ऐसी कर प्रणाली जिसमें प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है ना, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, तो हाँ, प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर अथवा निश्चित हो जाती है। ठीक है, ये आपकी अवक्रमित कर प्रणाली है। ओके, यस सर। हाँ, बात करेंगे वस्तु और सेवा कर की। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, है ना, 1 जुलाई 2017 से लागू है। 2017 से लागू है ये। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है ये। ठीक है, और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित और एकत्रित करने वाले कई सारे अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें हम्म, केंद्रीय और राज्य के 17, ठीक है, 17 कर, और उपकरों की बात करें तो करीब 22। ठीक है, मतलब केंद्रीय और राज्य स्तर के 17 कर तथा 22 उपकरों को इसमें शामिल किया गया है। बात समझे? अब लिखिएगा, केंद्र द्वारा लगाए व संग्रह किए जाने वाले कर। ओके, इसमें लिखिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, दवा और प्रसाधन। ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में विदेशी महत्व की वस्तुएं लिख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, फिर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ा और कपड़े की वस्तु, कपड़ा कपड़े की वस्तु, फिर अतिरिक्त सीमा शुल्क। अतिरिक्त सीमा शुल्क क्या है? इसके अलावा अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, विशेष सीमा शुल्क, सेवा कर, सेवा कर, केंद्रीय अधिभार और उपकर। ठीक है, लगाए और संग्रह किए जाने वाले,
इसमें क्या क्या आएगा? राज्य व्यय, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, सट्टा जुए पर कर। ठीक है। बाकी राज्य के अधिभार और उपकर, ये जो है ना, ये सभी जीएसटी में भी शामिल है। एक तरफ लिखिए समिति और एक तरफ लिखिए कार्यक्षेत्र। इधर लिखिए वांचू, इधर लिखिए प्रत्यक्ष कर में सुधार। वांचू प्रत्यक्ष कर में सुधार। एल के झा अप्रत्यक्ष कर में सुधार। ठीक है। फिर आते हैं राजा चलैया। राजा चलैया कर सुधार। रेखी समिति, रेखी समिति अप्रत्यक्ष। ओके। पार्थ सारथी सोम, पार्थ सारथी सोम कर नीति में सुधार। ठीक है। वाई बी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समस्या नहीं समीक्षा। ठीक है। फिर भूरेलाल समिति, भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि। केलकर समिति, केलकर आई 2002 में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आरोपण। ठीक है। रंगराजन समिति 20 सेकंड है। तो ये समिति आई थी 2006 में। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में। ठीक है। और जो अदृश्य मद होती है उसे सेवा खाता के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना। ओके। विदेशी विनिमय कोष लिखिएगा। ये क्या होता है भाई? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिखिएगा। भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा का भंडार। भारत ही नहीं, विश्व का कोई भी देश हो सकता है।
भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा का भंडार विदेशी विनिमय कोष कहलाता है। ठीक है। सर विदेशी मुद्रा के बाद विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष, विशेष आहरण अधिकार क्षेत्र, विशेष आहरण अधिकार क्षेत्र, बुलियन कोष, बुलियन कोष। ठीक है। और विदेशी प्रतिभूति कोष, विदेशी प्रतिभूति कोष कोष शामिल किया जाता है। ठीक है। इसमें बुलियन कोष नहीं समझ में आ रहा है तो ये आरबीआई के पास जमा सोना होता है। ठीक है। जमा सोना को ही बुलियन कोष कहते हैं। ठीक है। हम्म जी सर। अवमूल्यन जो होती है वो सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण मतलब आरबीआई द्वारा जानबूझकर किया जाता है ना। सरकार या आरबीआई, आरबीआई नहीं मतलब कहीं पर कोई और भी संस्था हो सकती है, तो सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में कम कर दिया जाता है या गिरा दिया जाता है ना। जी सर। ध्यान रखना। हाँ, चलिए अवमूल्यन लिख लीजिए। तो मुद्रा का अवमूल्यन, ये तो ध्यान रखना है कि जानबूझकर गिराया जाता है। इससे क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है आयात में कमी होती है। ठीक है, वो बताने वाली बात नहीं। ओके। इसके माध्यम से एक काम और लिख सकते हैं, व्यापार शेष, व्यापार शेष और चालू चालू खाता घाटा को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है। ये सफल कब हो सकता है, सफल कब माना जाएगा या कब होगा, लिख लीजिए। अवमूल्यन करने वाले देश में अवमूल्यन करने वाले देश में मुद्रास्फीति ना हो। मुद्रास्फीति ना हो का क्या मतलब है, जो आंतरिक कीमतें हैं वो स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। जी सर। दूसरा, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति होनी चाहिए। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पर्याप्त पूर्ति। ठीक है। फिर आयातित और निर्यातित, आयातित और निर्यातित वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग, वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग लोचदार होनी चाहिए। मतलब लोचदार का क्या है कि आसान रहे घटाना बढ़ाना उनका। ठीक है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मांग के बाद क्या लिखे था, बोल रहे हैं? मांग, मांग और पूर्ति लोचदार होनी चाहिए। ठीक है। अन्य देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन ना करे। ठीक है। हो गया। अधिमूल्यन क्या है, अधिमूल्यन में क्या होगा,
इसमें क्या किया जाता है, देखिए अवमूल्यन में सरकार या जो हमारी संस्था है मौद्रिक प्राधिकरण ने जानबूझकर रुपये के वैल्यू को गिरा दिया था। अधिमूल्यन में क्या करेगा, मुद्रा के वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा जानबूझ के, ठीक है, विदेशी मुद्रा के मुकाबले। बात समझे, इसमें बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो ये हमें याद रखना बस। अब अधिमूल्यन अगर हुआ, इससे क्या होगा, निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि, है ना, है विनिमय ह्रास, विनिमय ह्रास आता है। ये क्या है, इसमें क्या होता है ना, परिवर्तनशील। एक चीज और, अधिमूल्यन में सॉरी, अधिमूल्यन में स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा जानबूझकर रुपए की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। सॉरी, ठीक है ना, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है विदेशी मुद्रा के मुकाबले। विनिमय ह्रास में क्या होता है, परिवर्तन विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, परिवर्तन विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बाजार की मांग और आपूर्ति विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा के मूल्य को खुद ही गिरा दे। परिवर्तन विनिमय दर प्रणाली में जब बाजार की मांग और आपूर्ति विदेशी मुद्रा, तो बाजार की मांग आपूर्ति क्या करती है, विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा के मूल्य को स्वतः गिरा देती है। ये विनिमय ह्रास होता है। इसको हम रुपए की गिरावट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये रुपए की गिरावट कहते हैं इसे। एक शब्द आता है विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर बोलते हैं इसको, एसडीआर बोलते हैं। ये क्या होता है, आईएमएफ की मुद्रा होती है ये, ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा होती है। ये कोई सिक्का या नोट नहीं है, ठीक है, ये कोई सिक्का या नोट नहीं होता, याद रखना, सिक्का या नोट नहीं। ठीक है, और इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इसको कृत्रिम मुद्रा बोलते हैं, कृत्रिम मुद्रा और लेखा मुद्रा। इसका मूल्य, इसका मूल्य, इसका 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 मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर, मुद्राओं के औसत भार के आधार पर तय किया जाता है। अब इस बास्केट में कौन कौन सी मुद्रा आती भाई, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, सर औसत भार पर अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और चीन वाली, क्या नाम उसका, रेनमिनबी। ठीक है, ये 5 मुद्राएं हैं जो इस बास्केट में शामिल होती है। ठीक है, ठीक है, एफडीआई के बारे में हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है ना, एफडीआई के बारे में बताए हैं, एफपीआई के बारे में बताए हैं। मतलब कोई विदेशी निवेशक जब किसी कंपनी का 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त करता है तो वो एफडीआई होता है। और एफपीआई क्या होता है, 10% से जब कम शेयर प्राप्त करे। एफडीआई में क्या होता है, जो विदेशी निवेशक है उस कंपनी में मालिक के तौर पे भी हो जाता है, मालिक के तौर पे आ जाता है ना, निदेशक मंडल में भागीदारी, मतलब प्रत्यक्ष भागीदार भी बन सकता है वो। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉरेंज वक्र क्या होता है, ये
1905 में लॉरेंज ओ वक्र द्वारा विकसित है, वक्र द्वारा विकास किया गया। ठीक है, इससे क्या करते हैं, लोगों के बीच आय विषमता को मापते हैं, आय विषमता को मापते हैं। लोग कहाँ, किसी देश में हो सकते हैं ना, तो मतलब किसी देश के लोगों के बीच में आय विषमता को मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए विषमता नहीं है, विषमता अगर नहीं है, आय विषमता, सॉरी फिर से लिखते हैं, आय विषमता मानो अगर नहीं है, तब क्या होगा, तब लॉरेंज वक्र 45 डिग्री से 45 डिग्री रेखा द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक है, तब ना, तब ये पूर्ण समता रेखा हो जाएगी, पूर्ण समता रेखा, और या फिर बोले तो निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, अब याद रखना, ये जो लॉरेंज वक्र है, यह समता रेखा के जितने पास होगा, जितने पास होगा, होगा लिखे ना, सॉरी, समाज में आय विषमता भी, आय विषमता भी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, इसका विकास किसने किया, तो पहली बात 1912 में कोरेडो गिनी द्वारा किया गया। ये भी आय वितरण विषमता की माप विधि। ठीक है, इसका अधिकतम मान होता है 1, अधिकतम मान कितना होता है 1, और न्यूनतम होता है 0। ठीक है, अगर 1 है अधिकतम मान, अगर गिने गुणांक में मान 1 है, तो मतलब है असमानता बहुत अच्छी खासी है। अगर 0 है तो असमानता नहीं है। ठीक है, 1 है तो पूर्ण असमानता, और न्यूनतम है तो मतलब 0 है तो असमानता की अनुपस्थिति रहेगी। ठीक है, अब देखिए, गरीबी निवारण, गरीबी मापने के लिए कई सारी समितियां बनाई गई थी, है ना, मापने के लिए गठित समितियां, इसमें एक नाम है अलग, वाई के अलग समिति। कब बनी थी ये, 1977 में बनी। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया इन्होंने, 1979 में रिपोर्ट दी, है ना। इन्होंने क्या मतलब वो तैयार किया, इनकी क्या वो रही, इनके रिपोर्ट में क्या चीज़ रही, लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी क्षेत्र में
2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, है ना। जी सर। मतलब जो व्यक्ति मतलब शहर और गांव में इतना नहीं कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है रोज, वो गरीब है। दूसरी समिति आई थी लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ये कब आई? गठन हुआ इसका 1989 में। किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी गठन योजना आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है। योजना आयोग द्वारा गठन हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर डी टी लकड़वाला, ठीक है। 93 में रिपोर्ट दिया इन्होंने 1993 में। और इनके रिपोर्ट में क्या विशेषता रही है? इनके रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए शहरी और ग्रामीण निर्धनता के अलग अलग सूचकांक बताए, ठीक है। इन्होंने सर कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अच्छा, जो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, हाँ, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या देखा? ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताए। शहरी क्षेत्र के लिए कौन से श्रमिक? शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिकों के बारे में बात की इन्होंने, ठीक है। इनके बाद एक समिति आती है सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। ये भी योजना आयोग द्वारा बनाई गई है। 2005 में इसका गठन हुआ है, 2005 में योजना आयोग द्वारा, ओके, योजना आयोग द्वारा। रिपोर्ट आई 2009 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिपोर्ट में गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया, ठीक है। परंपरागत व्यवस्था को इन्होंने छोड़ दिया, मतलब परंपरागत रूप से जो गरीबी मापी जाती थी कैलोरी के हिसाब से, उसको इन्होंने हटा दिया। उसको इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने क्या देखा? बहुआयामी के रूप में। अब इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया, है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर खर्च करता है तब वो गरीब नहीं है। बात समझे? अगर उससे कम है तब तो गरीब है। यही बात शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने बताई कि 33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में कितना? 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। बात समझे? मतलब जो इतना खर्च कर रहे हैं वो गरीबी रेखा पर हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं है, ठीक है। मतलब गरीब नहीं है, गरीबी रेखा पर है। बात समझे ना? जी सर। हाँ, और इससे कम जो खर्च कर रहे हैं वो गरीब है भाई। फिर एक समिति और आती है सी रंगराजन समिति। ये भी दो योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी। गठन हुआ है 2012 में योजना आयोग द्वारा।
ठीक है, सी रंगराजन की अध्यक्षता में। इन्होंने कब रिपोर्ट दी है? इन्होंने रिपोर्ट दी 2014 में। इन्होंने क्या बताया रिपोर्ट में? ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है। मतलब 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। उपभोग व्यय गरीबी रेखा, ठीक है, इस इतने उपभोग व्यय को इन्होंने गरीबी रेखा माना, लेकिन इससे नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग थे उनको गरीब माना गया इनकी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। हो गया।